हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हम बोलते हैं अनुलेखन। तो हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया था डीएनए प्रतिकरण कि यह डीएनए प्रतिकरण होता क्या है, यानी डीएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया को हमने डीएनए प्रतिकरण बोला था। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुलेखन। तो अब इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि यह अनुलेखन होता क्या है, इस क्रिया में क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो ये अनुलेखन होता है वो होता क्या है। तो अनुलेखन क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, अनुलेखन कहते हैं। यानी जो डीएनए होता है उससे एमआरएनए को संश्लेषण करना, यानी एमआरएनए को अलग करना, एमआरएनए का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, अनुलेखन कहलाएगा। इस अनुलेखन क्रिया में क्या होता है, जो डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं होती है ना, उन आनुवंशिक सूचनाओं को आनुवंशिक कोडोन के रूप में इस एमआरएनए में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि एमआरएनए की संरचना के बारे में, तो उसमें देख लिया था कि एमआरएनए है उसको हम संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं, इसे हम पैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये आनुवंशिक सूचनाओं को केंद्रिका से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करने का कार्य ये एमआरएनए करता है। तो अब आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए से जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है उसे ये आनुवंशिक कोडोन के रूप में कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करने का कार्य ये एमआरएनए करता था। तो इस अनुलेखन क्रिया में जो डीएनए होता है उसके दो रज्जुक होते हैं। तो उसमें से जो एक रज्जुक होता है वो टेम्पलेट रज्जुक की भांति कार्य करता है, यानी साँचा रज्जुक की भांति, जिसको हम साँचा रज्जुक भी कह सकते हैं, यानी एक साँचे के रूप में ये कार्य करता है। अब देख लेते हैं जो अनुलेखन क्रिया में कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं, यानी जो अब ये क्रिया है, अनुलेखन की जो क्रिया है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स भाग ले सकते हैं। तो हम ये देख लेते हैं। तो अपने पास फर्स्ट नंबर पर आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यही क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण करता है, जिसे इसलिए इसे हम होलो एंजाइम्स भी कहते हैं। यानी जो लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण करता रहता है, जिससे क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है और अनुलेखन की जो क्रिया होती है वो आगे शुरू होती है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसमें क्या होता है, ये अल्फा डेस, बीटा डेस और ओमेगा और इसके साथ सिग्मा इकाइयों से मिलकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलकर बना होता है। अब इसके साथ क्या होता है, जो अल्फा डेस, बीटा डेस और ये ओमेगा इकाई है ना, ये मिलकर क्या करती है, क्रोड अणु का निर्माण करती है, यानी एक क्रोड अणु हो जाता है, यानी इनसे मिलकर एक क्रोड अणु का निर्माण होता है। अब जैसे ही ये आगे सिग्मा कारक आके इनसे जुड़ेगा तो ये क्या होता है, जो क्रोड अणु होता है वो सक्रिय हो जाता है और क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका संश्लेषण आगे शुरू होने लग जाता है। तो ये तो हो गया अपने पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब सेकंड पार्ट है जो डीएनए प्रतिकरण क्रिया में जितने भी जो रज्जुक है, यानी दो रज्जुक थे, उन दोनों रज्जुकों के बारे में हम देख लेते हैं। यानी अब जो डीएनए प्रतिकरण की जो क्रिया थी उसी से आगे ही ये अपने पास अनुलेखन, जो अनुलेखन क्रिया में है वो डीएनए प्रतिकरण से आगे स्टार्ट है, इसलिए जो डीएनए प्रतिकरण क्रिया में जो रज्जुक भाग ले रहे थे वो भी इसी में आने वाले हैं। तो डीएनए प्रतिकरण क्रिया में दो प्रकार के रज्जुक काम में ले रहे थे, जिसे हम पहले वाले को बोल रहे हैं टेम्पलेट रज्जुक, जिसे हम साँचा रज्जुक भी बोल रहे हैं। जो इसकी जो ध्रुवता होती है वो 3 एंड से 5 एंड की ओर होती है, यानी जो टेम्पलेट रज्जुक है उसकी ध्रुवता किस तरफ होती है, 3 एंड से 5 एंड सिरे की ओर होती है। सेकंड जो ये अपने पास 3 एंड से 5 एंड की ओर होगी और इसमें क्या होती है, जो कूटलेखन यानी जो अनुलेखन होता है उसी की क्रिया इसी में निहित होती है। यानी जो टेम्पलेट रज्जुक है इसी में अनुलेखन की क्रिया, यानी इसी से अनुलेखन की क्रिया आगे स्टार्ट होती है, इसी में इसका संदेश निहित होता है, यानी इसी में होता है। सेकंड पार्ट आता है अपने पास कूटलेखन रज्जुक। जो इस रज्जुक में क्या होता है, कूटलेखन रज्जुक यानी जो पूरक रज्जुक होता है टेम्पलेट रज्जुक का, उसी हम कूटलेखन रज्जुक कहते हैं। इसमें क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया निहित नहीं होती है। जो ये कूटलेखन रज्जुक है इसकी ध्रुवता 5 एंड से 3 एंड सिरे की ओर होती है, यानी जो अपने पास जो कूटलेखन रज्जुक है, जो टेम्पलेट रज्जुक है उसके पूरक जो रज्जुक होता है उसे हम कूटलेखन रज्जुक बोल देते हैं। और जो कूटलेखन रज्जुक है इसकी ध्रुवता 5 एंड से 3 एंड सिरे की ओर होती है। तो ये अपने पास ये दो प्रकार के डीएनए हैं। ये पहला वाला ये हो गया जो इसे हम बोल रहे हैं टेम्पलेट रज्जुक बोल रहे हैं। सेकंड आ गया अपने पास कूटलेखन रज्जुक। जो अपने पास जो टेम्पलेट रज्जुक है इसकी ध्रुवता अपने पास आ गई 3 एंड से 5 एंड सिरे की ओर आ गई है, और जो कूटलेखन रज्जुक है उसकी 5 एंड से 3 एंड सिरे की ओर है। तो ये जो अपने पास ये जैसे अपने पास ये है पहले वाले रज्जुक में टेम्पलेट रज्जुक है, इसमें अपने पास है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन,
ये अपने पास इस अनुक्रम चल रहा है। तो ये तो हो गया अपने पास टेम्पलेट रज्जुक। अब जो इसका विपरीत यानी इसका पूरक जो डीएनए है यानी पूरक रज्जु होता है यानी कोटलेखन रज्जुक है, यानी इसी के विपरीत दिशा में ये चलता है। जैसे एडिनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, तो इसी क्रम में ये आगे चलता रहता है। तो इसी को हम बोल देते हैं कोटलेखन रज्जुक। यानी जो टेम्पलेट रज्जुक है उसी के पूरक रज्जुक को हमने क्या बोल दिया, कोटलेखन रज्जुक बोल दिया। अब अपने पास आता है थर्ड नंबर पर यानी सिस्ट्रोन, यानी जो कोशिका होती है उसमें पाए जाने वाले सिस्ट्रोन। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपने पास मोनोसिस्ट्रोन। तो ये मोनोसिस्ट्रोन क्या होता है, ये ऐसा सिस्ट्रोन होता है यानी ये यूकेरियोट कोशिका में पाया जाता है। तो यूकेरियोट कोशिका में पाए जाने वाला ऐसा सिस्ट्रोन जो एक ही प्रकार के एमिनो अम्लों का संश्लेषण करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, मोनोसिस्ट्रोन कहते हैं। यानी मोनोसिस्ट्रोन किसको बोल दिया, यानी ये यूकेरियोट कोशिका में ही पाए जाने वाला, ये आपको याद रखना है ना। तो ये क्या करता है, एक ही प्रकार के एमिनो अम्लों का संश्लेषण करता है। सेकंड पार्ट आता है अपने पास पॉलीसिस्ट्रोन। तो ये पॉलीसिस्ट्रोन हम किसको बोलते हैं, यानी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला है। तो ये क्या होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला ऐसा सिस्ट्रोन जो एक से अधिक प्रकार के एमिनो अम्लों का संश्लेषण करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्ट्रोन बोल देते हैं। अब अपने पास आता है फोर्थ नंबर पर कोडोन, यानी जो अभी इसमें कोडोन भी तो काम आएंगे। तो इसमें जो कोडोन है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम पहला वाला नंबर पर है अपने पास क्रियाशील कोडोन, जिसे हम कोडिंग क्षेत्र भी कहते हैं और इसको हम एक्सॉन भी कर सकते हैं। यानी कोडोन होता है जिसका फर्स्ट भाग है अपने पास क्रियाशील कोडोन, कोडिंग क्षेत्र या एक्सॉन, यानी इनमें से किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं। तो इस डीएनए का यानी जो इसको क्या बोलेंगे, जो डीएनए का ऐसा अनुक्रम जो एमिनो अम्लों का संश्लेषण करता है, यानी जो डीएनए होता है ऐसा उसका ऐसा अनुक्रम जहां पर क्या होता है एमिनो अम्लों का जो संश्लेषण होता है वो लगातार शुरू होता रहता है। अब सेकंड पार्ट आता है अपने पास नॉन कोडिंग क्षेत्र, जिसे हम अक्रियाशील कोडोन क्षेत्र भी बोल सकते हैं या इसे हम इंट्रॉन भी बोल सकते हैं। यानी जो क्रियाशील कोडोन है उसे हम एक्सॉन बोल रहे हैं और जो नॉन कोडिंग क्षेत्र है उसे इंट्रॉन बोल रहे हैं। इसे हम अक्रियाशील जो कोडोन होता है वो भी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है, यानी जो अपने पास ये इंट्रॉन भाग होता है, इंट्रॉन कोडोन होते हैं, उसी में किसी भी प्रकार के एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है। अब अपने पास है अपने जो प्रोकैरियोट कोशिका है उसमें हम अनुलेखन देखने वाले हैं। यानी यूकेरियोट कोशिका में हम यानी जो अनुलेखन क्रिया होती है वो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों कोशिकाओं में होता है, लेकिन हम देखने वाले हैं ओनली इसमें प्रोकैरियोट कोशिका में अनुलेखन। यानी हम केवल अनुलेखन किस में देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही देख रहे हैं। तो हम देख लेते हैं जो प्रोकैरियोट कोशिका में अनुलेखन की क्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें 3 चरणों में हमने इस प्रोकैरियोट कोशिका में अनुलेखन की क्रिया को आगे किया है। तो इसमें पहला नंबर पर है अपने पास प्रारंभन, है ना, और सेकंड पार्ट आता है इसमें दीर्घीकरण और थर्ड पार्ट है समापन। प्रारंभ में क्या करेंगे हम, जो ये प्रारंभ है उसमें हम जो न्यूक्लियोटाइड है उनका संश्लेषण आगे शुरू करते रहेंगे। तो देख लेते हैं पहले अपने पास प्रारंभन। तो इस प्रारंभन क्या होता है, सबसे पहले जो प्रमोटर स्थल से क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो आके जुड़ जाता है। यानी जो हम न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण इसमें शुरू होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके संश्लेषण को ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रारंभन में क्या होता है, जो डीएनए का जो प्रमोटर स्थल होता है जिसे हम उसकी आँख भी, डीएनए की आँख भी बोल रहे थे, उससे क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके वहाँ पर आके जुड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यानी जो पहले जो निष्क्रिय जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वहाँ पर ये क्या होता है, यानी करोड़ अणु की भांति कार्य करता है, ये अक्रियाशील होता है। लेकिन जैसे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ये सिग्मा कारक जुड़ जाता है तो क्या होता है, ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। यानी करोड़ अणु में ये सिग्मा कारक आके जुड़ जाता है, तो उससे क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो सक्रिय हो जाता है। अब इसमें जो अगर ये सक्रिय हो गया यानी आगे ये सक्रिय हो गया तो क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड है उनका संश्लेषण भी ये प्रारंभ कर देता है। जो सिग्मा कारक के जुड़ते हैं न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। तो हम ये देख लेते हैं इस डायग्राम में। तो ये जो अपने पास 3 एंड से 5 एंड और ये 5 एंड से 3 एंड 2 रज्जुक है, यानी ये डीएनए का एक हेलिक्स है। अभी इसमें क्या होता है, ये तो हो गया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसे हम करोड़ अणु भी कह सकते हैं। और जैसे ही इस करोड़ अणु के साथ ये सिग्मा फैक्टर यानी सिग्मा कारक आके ये जुड़ जाता है तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण शुरू हो जाता है और यहाँ पर ये आके जुड़ जाएगा, जिसे हम प्रमोटर स्थल भी कह रहे हैं या फिर इसे हम डीएनए की आँख भी कहते हैं। इसी से आके ये आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ जाता है और क्या होता है, जो प्रारंभन की जो क्रिया होती है डीएनए में, तो उसकी जो
आगे की क्रिया है वो आगे शुरू हो जाती है। सेकंड पार्ट आता है अपने पास दीर्घीकरण, यानी जो अनुलेखन की क्रिया है उसके सेकंड पार्ट है अपने पास दीर्घीकरण। इस दीर्घीकरण क्रिया में क्या होता है, जो जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में क्या होता है, जो उसके प्रमोटर स्थल पर आके जुड़ जाता है और क्या होता है, लगातार जो न्यूक्लियोटाइड है उनका संश्लेषण लगातार इसमें शुरू होता रहता है, यानी लगातार इनमें न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता रहता है, इसे हम दीर्घीकरण कहते हैं। और जब क्या होता है, जो 40 न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता है ना, यानी दीर्घीकरण में क्या होता है, यानी अनुलेखन की क्रिया में 40 न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 40 न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता है। और जब ये प्रत्येक 10 न्यूक्लियोटाइडों के संश्लेषण के बाद क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा कारक पृथक हो जाता है, यानी लगातार हमने देखा कि प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 40 न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता है। लेकिन 10 न्यूक्लियोटाइडों के संश्लेषण के बाद क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, उससे क्या होता है, सिग्मा कारक आगे पृथक हो जाता है और क्या होता है, वो अक्रियाशील हो जाता है। तो ये स्पीड में होने वाली एक क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता रहता है और ये दीर्घीकरण की क्रिया आगे चलती रहती है। तो इस और क्या होता है, इसमें एमआरएनए का निर्माण भी संपन्न हो जाता है। जैसे ही ये सिग्मा कारक अलग हो जाता है तो एमआरएनए भी उससे अलग यानी पृथक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इस डायग्राम में। तो यह हो गया अपने पास ये डीएनए का एक हेलिक्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये लगातार यहाँ से एमआरएनए का संश्लेषण हो रहा है, यानी जो ये आरएनए दिख रहा है ये एमआरएनए, इस एमआरएनए का लगातार ये न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता रहता है और ये एमआरएनए आगे निकलता रहता है। लेकिन जैसे ये सिग्मा कारक इस क्रोड अणु से, यानी जो अपने पास ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इससे ये अलग हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये एमआरएनए भी आगे जो एमआरएनए का है उसका भी निर्माण संपन्न हो जाता है। ये कितने लगभग 1 सेकंड में होने वाली ये क्रिया होती है, यानी प्रति सेकंड में 40 न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता है। अब अपने पास अगला पॉइंट है समापन, यानी अभी जो एमआरएनए हो गया तो इसका समापन भी, यानी जो अनुलेखन की जो क्रिया है उसका समापन भी करना जरूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं समापन। तो इस समापन क्रिया में क्या होता है, जो जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक जो जीवों में 2 प्रकार के समापनकारी प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी जो अपने पास अनुलेखन की जो क्रिया होती है उसमें समापन करने वाले 2 प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें से हम पहला नंबर पर है रो समापनकारी प्रोटीन, यानी अपने पास जो ये सिंबल है इसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रो समापनकारी प्रोटीन। ये तो होगी अपने पास फर्स्ट। और सेकंड पार्ट है अपने पास रो स्वतंत्र जो समापनकारी प्रोटीन होते हैं। ये 2 प्रकार के अपने पास समापनकारी प्रोटीन होते हैं, जो क्या करते हैं, अनुलेखन की जो क्रिया होती है उसको समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो हम देख लेते हैं जो रो समापनकारी प्रोटीन होती है, यानी फर्स्ट नंबर पर है अपने पास रो समापनकारी प्रोटीन। तो ये जो अपने पास रो समापनकारी प्रोटीन है उसमें समापक कोडोन पाए जाते हैं, यानी जो अनुलेखन की क्रिया है उसको समाप्त करने के लिए इसमें कोडोन पाए जाते हैं। तो ये समापक कोडोन कौन कौन से पाए जा रहे हैं, तो आरके, अंबर और ओपल, ये 3 प्रकार के समापक कोडोन पाए जाते हैं, जिसे हम क्रम से UAA, UGA और UGA, यानी ये 3 प्रकार के अपने पास क्या होते हैं, आरके, अंबर और ओपल, ये 3 प्रकार के समापक कोडोन पाए जाते हैं। अब अपने पास है जिससे क्या होता है, जो रो प्रोटीन जुड़ जाती है ना, जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जब ये रो प्रोटीन जुड़ जाती है तो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, यानी जैसे ही जो ये रो प्रोटीन अपने पास जिससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ जाती है तो उसका एमआरएनए का संश्लेषण रुक जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो समापक कोडोन पाए जाते हैं, आरके, अंबर और ओपल, ये 3 प्रकार के समापक कोडोन पाए जाते हैं, जो एमआरएनए की जो एमआरएनए का जो संश्लेषण होता है, यानी जो अनुलेखन की जो क्रिया होती है उसको रोकने का कार्य करता है, और जो इससे क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया रुक जाती है। अब हम देख लेते हैं इस डायग्राम में। तो इसमें क्या हो गया, ये अपने पास ये हो गया, यहाँ से क्या हो गया, जो एमआरएनए है यानी एमआरएनए है उसका तो निर्माण यहाँ से हो गया, और जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यहाँ पर क्या है, जो ये रोप समापनकारी प्रोटीन जैसे यहाँ से जुड़ गई तो ये अपने पास ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से हट गया और एमआरएनए का निर्माण हो गया। अब हम जो ये सारी क्रिया है, यानी पूरी जो क्रिया है, इसको हम एक डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। जो तीनों डायग्राम है उनको मिलाकर एक डायग्राम बनाकर हम इन जो सारी क्रिया है इसको हम देख लेते हैं। तो पहली वाली क्रिया में हमने क्या देखा था, यानी एमआरएनए का निर्माण शुरू कर दिया था, यानी इससे क्या होता है, सबसे पहले क्या जो प्रमोटर स्थल होता है उस प्रमोटर स्थल से ये जो क्रोड अणु है यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आकर यहाँ से प्रमोटर स्थल पर यहाँ पर जुड़ जाता है।
जिसे हम इनिशियल जो स्टेज है वो भी बोलते हैं, यानी प्रारंभिक स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है, जब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ गया, ये इस अवस्था में क्या होता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही ये सिग्मा कारक आके यहाँ से, ये सिग्मा कारक आके इस पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जब जुड़ जाता है तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सक्रिय हो जाता है और लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण करता रहता है। सेकंड पार्ट है अपने पास दीर्घीकरण। इस दीर्घीकरण क्रिया में क्या होता है, जब ये प्रमोटर स्तर से तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ गया, अब ये आगे लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण करता रहता है, ये आगे संश्लेषण करता जाएगा और एमआरएनए का निर्माण होता जाएगा। ये हो गया इसमें दीर्घीकरण। अब जैसे ही अपने पास आती है समापन प्रोटीन, तो ये समापन प्रोटीन में क्या होता है, ये जो सिग्मा कारक होता है ये आके निकल जाता है, यानी जो अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उससे ये सिग्मा कारक अलग हो जाता है और जिससे क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। और इससे क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इससे समापनकारी जो प्रोटीन होती है, रो समापनकारी प्रोटीन, वो आके जुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, जो एमआरएनए का निर्माण है वो रुक जाता है, जिससे अनुलेखन की जो क्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है और एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।